साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, जो आज प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूं ये किससे कंसर्न है? विद पॉक्सो एक्ट। आप सब जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट जो है एक स्पेशल कानून है जिसमें चाहे बालक हो चाहे बालिका, अगर इनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और इनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उनसे इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये कानून बनाया गया है। और जो कोई भी अपराधी होगा उसके विरुद्ध गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप सब जानते हैं कि पॉक्सो कानून में बेल होना भी बहुत मुश्किल स्थिति है। साथियों, एक ऐसा ही मामला जो है देखने को मिला पॉक्सो में, जहाँ पर लड़की की उम्र जो है वो 15 साल है और वो कुछ लड़कों के जो है संपर्क में थी और उन लड़कों पे आरोप है कि ये लड़के जो है उसे उठा के ले गए, उसका किडनैपिंग किया, उसके बाद उसके साथ जो है सेक्स किया, बलात्कार किया और अल्टीमेटली उसे जान से मारकर एक पेड़ पर लटका के चले गए। ये स्टोरी कोर्ट को और पुलिस को बताई उस लड़की के भाई ने। जब ये स्टोरी संज्ञान में आई पुलिस के, तो पुलिस जो है मौके पर गई। सबसे पहले लाश को जो है रिकवर करा और लाश को जो है भेजा पोस्टमार्टम के लिए ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है यहाँ पर ऑब्टेन हो सके। इन द मीनवाइल स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए कंसर्न गवाहों के स्टेटमेंट के बेसिस पे, डीएनए रिपोर्ट के बेसिस पे और पीएमआर के बेसिस पर जो कंसर्न आरोपी गण थे उनको अरेस्ट किया गया और इस केस में अल्टीमेटली उनको जो है चार्जशीट किया गया। आरोपी गण के स्टेटमेंट जो है तुरंत दिए गए अरेस्ट के बाद में। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डेट पर आईओ चेंज हुआ। जब आईओ चेंज हुआ तो दोबारा जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए मुलजिमों के और उनसे आर्टिकल्स जो है रिकवर हुए। इवन कहाँ पर उन्होंने अपराध किया इसकी जानकारी उनसे ली गई। इस बारे में नक्शा मौका जो है मुर्तिब किया गया और इसके साथ साथ ये स्थिति निकल के आई कि इन लोगों ने सबसे पहले लड़की का किडनैप किया, उसको एब्डक्ट किया और उसके साथ जो है रेप किया और उसका मर्डर किया और सुसाइडल केस लगे तो लड़की को ये पेड़ पर लटका के चले गए। ये बहुत गंभीर सीन जो है दिखाई देता है, क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है बहुत ज़्यादा है। लगातार जो है कानून बना रही है पार्लियामेंट, पर अफसोस इस बात का कि अपराध जो है रुके नहीं है। अपराध अभी भी अपनी चरम सीमा पे है और लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपराध का घटित होना, अपराधी का प्रोसिक्यूशन होना और अंतोगत्वा न्यायालय की फंडिंग, यहाँ पर तीनों ही महत्वपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं पर किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। साथियों, यहाँ पर कई तर्क बिफोर ट्रायल कोर्ट आरोपीगण ने रखे, पर उनके बावजूद भी आरोपीगण की बात को नहीं सुना गया और उन्हें कन्वर्ट किया गया। आरोपीगण जो है हाई कोर्ट गए। अब यहाँ पर जिन वकील साहब ने इनको रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। वो ऐसे बिंदु थे जो एक आम इंसान के माइंड में भी अपील कर सकते हैं। इतनी आसानी से केस को रखा गया कि बहुत सिस्टमेटिक एक आर्गूमेंट था और एक अच्छी राहत जो है यहाँ आरोपी को मिली, उन आरोपीगण को जो इनोसेंट हैं कानून की निगाह में। फैसला जो है वो है नैनीताल हाई कोर्ट का और कंसर्न केस का टाइटल है मोहम्मद अजहर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड और एक रिसेंट जजमेंट है 2024 का। साथियों, इस केस में जो लड़की का भाई है वो किसी पूजा अर्चना के लिए मंदिर आया हुआ था और वो मंदिर करीबन 8 किलोमीटर दूर पड़ता है घर से। उसको अपने मित्र के जरिए या कज़न के जरिए सूचना मिलती है कि उसकी बहन को उसने जो कंसर्न आरोपी है उसके साथ देखा। ये लोग जो है बाइक पर हैं और बाइक जो है वो आरोपी चला रहा है, उसकी बहन जो है बीच में बैठी हुई है और उसके पीछे जो है एक लड़का और बैठा हुआ है, उसको अपन मिस्टर एन कह लेते हैं। उसको ये सूचना जो है मिली 3:30 बजे के आसपास और एक जगह पड़ती है कोठी, ये उसकी तरफ जो है रश हुआ क्योंकि ये लोग जो है कोठी की तरफ गए थे। वो अपनी बहन को ढूंढता रहा पागलों की तरह। ऐसा करते करते 5 बज गए पर इसको अपनी बहन नहीं मिली। अल्टीमेटली परेशान होकर जो है घर लौटता है। घर पर ये बात डिस्कस होती है और अगले दिन ये मालूम पड़ता है कि बहन की हत्या हो गई और उसकी लाश जो है पेड़ से रिकवर हो गई। सस्पेक्ट क्या करा यहाँ पर डिफेंस ने टाइमलाइन को। उसका कहना ये है कि जब ये सूचना ही 3:30 बजे मिली है तो इसका भाई 1 बजे कोठी कैसे पहुँच गया, खासकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए, खासकर तब जब उसे इस घटनाक्रम के बारे में 3:30 बजे जो है मालूम पड़ा अपने कज़न के माध्यम से। तो ये सस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात इस केस में ये है कि डेथ के 1 दिन बाद जो है पीएमआर हुआ, उसके 2 दिन बाद जो है मुलजिम अरेस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुआ, फिर आईओ जो है चेंज हुआ, नया आईओ रिकॉर्ड पर आया तो आईओ ने ना केवल कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया इनका जो कि गलत था, एनी एविडेंस ऑब्टेन बाय कन्फेशन बिफोर पुलिस इज़ टोटली इलीगल। इसके अलावा जो
सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की जो इतला थी वो भी गलत तरीके से रिकॉर्ड की गई। अगर ऐसी कोई घटना होती तो निश्चित तौर पर पूर्व बयान में ये स्थितियाँ होती, जबकि सब्सिक्वेंट जो बयान लिए गए उसमें घटनाओं को बढ़ाया गया है और एक इनोसेंट व्यक्ति को जो है फंसाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है केस का खुलासा नहीं कर पाती है और जिनको अंतिम बार डिक्कीज के साथ देखा गया है उनको बुला के पूछताछ करती है, वो घबरा जाते हैं या भागने का प्रयास करते हैं तो उनको आरोपी मानते हुए उनको ही चार्जशीट कर देती है। ये एक बड़ी विडंबना है, जबकि सही स्थिति बताने की जिम्मेदारी जो है पुलिस पे थी और ये जिम्मेदारी अगर पुलिस नहीं निभाती है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी अफेक्ट होता है और किसी इनोसेंट अक्यूज के राइट्स भी जो है वहाँ पर अफेक्ट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये थी कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है, जो यहाँ पर बताया गया है, वो काफ़ी नज़दीक है फ्रॉम द हाउस ऑफ द कंसर्न्ड केस, क्योंकि मार कर उसको लटका दिया गया उस पेड़ पे जो काफ़ी नज़दीक है डिक्कीज के घर से। तो ऐसी स्थिति में डिक्कीज के घर वाले वहाँ से निकलते हैं तो उन्होंने लाश को नहीं देखा या उन्हें कोई स्थितियाँ जो है सस्पेक्टेड दिखाई नहीं दी, ये अपने आप में ही डाउटफुल है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। साथियों, इस केस में एक व्यक्ति भी इन्वॉल्व था, उसका नाम था मिस्टर बी। उसकी मोटरसाइकिल जो है काम में ली गई, उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया पर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं पाई गई जिस कारण उसको बरी कर दिया गया। तो उसकी मोटरसाइकिल अपराध में काम आई और उसका भी अपराध में सहयोग रहा हो, ये प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। ये भी डिफेंस का जो है अटैक था। इसके अलावा डीएनए सैंपल लिए गए एक डेट पर और करीबन 5 दिन बाद जो है ये पहुंचे लेबोरेटरी में। 5 दिन सैंपल कहाँ रहे, किस अवस्था में रहे, ये स्पष्ट नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। और इसके अलावा एक जजमेंट पर रिलाई किया गया, एक फैसला जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर सैंपल लेने के लंबे टाइम बाद सैंपल लेबोरेटरी पहुंच रहे हैं, जो ट्रांजिट पीरियड था वहाँ सैंपल कहाँ रहे और इसके अलावा क्या क्या मेथड्स काम में लिए, टेक्निक काम में ली जांच के लिए, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो डीएनए प्रोफाइलिंग ही अपने आप में डाउटफुल क्रिएट होता है। इसके अलावा लड़की के जो बॉडी पार्ट है, जो उसका खास कर प्राइवेट पार्ट है, उस पर कोई सीमेंट मार्क जो है रिकवर नहीं है। इवन जो उसका प्यूबिक हेयर है वहाँ पर कोई सीमेंट मार्क नहीं है। इवन जो उसने पजामा पहना था उस पर कोई सीमेंट मार्क नहीं है। सबसे हैरानी की बात है कि जब उसकी लाश रिकवर हुई तो उसने अंडरगारमेंट जो है नहीं पहने थे, इसके बावजूद भी सीमेंट मार्क उसके पैर के निचले हिस्से में लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में ही डाउट क्रिएट करते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पुलिस ने इन मुलजिमों को पकड़ के इनसे ये कहा कि सीमेंट दीजिए और उस सीमेंट को जो है रब कर दिया बॉडीली पार्ट पे, ताकि एक एविडेंस जो है वो क्रिएट हो सके। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर इंसेप्शन पे ही ऐसी स्थिति दिखाई देती। साथियों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2013 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 83 की जो बेसिक गाइडेंस सुप्रीम कोर्ट की, उस पर रिलाई किया गया कि सैंपल कलेक्शन डेट और सैंपल रिसीविंग डेट में अगर ट्रांजिट पीरियड का जो गैप है प्रोसिक्यूशन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है और क्या एनालिसिस हुआ उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग अपने आप में ही डाउटफुल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह थी कि दूसरा मुलजिम जो है यहाँ पर जुवेनाइल था, उसकी ट्रायल चली जेजे बोर्ड में, उसको एक्विट कर दिया गया और उसके एक्विटल को चैलेंज नहीं करा। तो जब ऐसा आरोप था कि ए जो है वो गाड़ी चला रहा है, उसके पीछे लड़की बैठी हुई है और उसके पीछे जो है बी बैठा है और बी जो है वो जुवेनाइल है और उसको बरी कर दिया कंसर्न कोर्ट ने, और उस फाइंडिंग को चैलेंज नहीं कर रहे हैं और उसका स्टैंड ये है कि मौके पर था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ए का मौके पर होना, लड़की का उसके साथ में होना अपने आप में ही डाउट क्रिएट करता है। अब ए बचा कैसे? डिफेंस की एक बेहतरीन चाल। डिफेंस ने क्या करा कि एक फ्रैक्चर रिपोर्ट जो है पेश करी। उनका कहना कि इसके दोनों हाथ पे जो है फ्रैक्चर है। जब फ्रैक्चर तो गाड़ी चला सकता नहीं है, ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब ये फिजिकली अनफिट है, बाइक चला सकता नहीं है, इसके हाथ में फ्रैक्चर है और पुष्टि इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो रही है, तो उस सिनेरियो में अकेले ही लड़की के साथ रेप करना, लड़की को मारना, फंदे पर लटकाना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस है वो क्लिंचिंग है, डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है, तो कनेक्टिंग एविडेंस जो है मिसिंग है। क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मामलों में ये जरूरी है स्पष्ट करना कि कड़ी से कड़ी जो है जोड़ दी है प्रोसिक्यूशन ने। अगर चेन टूट गई है, चेन डिफेक्टिव है, चेन डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में कन्विक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एविडेंस भले ही भारी भरकम है बट कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है। एविडेंस जो है प्रॉपरली जो है एक प्रॉपर चेन क्रिएट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर एक डाउट क्रिएट होने से कोर्ट ने अक्यूज पर्सन्स को जो है यहाँ पर बरी कर दिया। तो पॉक्सो के मैटर को जब भी आप लड़ रहे हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखें कि टाइमलाइन को जो है ज़रूर बना लें कि किस समय तो जो है रिपोर्ट हो रही है, किस समय अग्रिम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और रिपोर्ट से पहले जो इंसिडेंट हुआ उस समय क्या क्या स्टेप लिए अक्यूज ने ताकि क्राइम को जो है वो कमिट कर सके। तो ये सब एक चार्ट बनाई है और उसके बाद आप केस को लड़िए उन पॉइंट्स की लाइट में प्रॉपर होमवर्क करके, तब तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने नहीं करा तो इन मैटर से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल इस बात की पॉसिबिलिटी है अधिकांश मामलों में कि पुलिस जो है सही जांच नहीं कर रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पारिवारिक झगड़ों को लेके या पर्सनल इगोस को लेकर इस तरह के मुकदमे किए रहते हैं। तो वहाँ पर अगर टाइमलाइन प्रॉपर है
तो हम इजीली जो है केस को ब्रेक करने की स्थिति में होते हैं। और इसके अलावा अगर अपोजिट पक्ष जो है आपको परेशान कर रहा है, झूठे मुकदमे कर रहा है आपके खिलाफ, तो आप एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी जो है ऐसा काउंटर कर सकते हैं ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि इन मुकदमों के पीछे एक ही मकसद है कि भारी भरकम राशि को जो है एक्सटॉर्ट करना। अगर ऐसी स्थिति है, आप अपने राइट्स को लेके अलर्ट हैं, लड़ने में सक्षम हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आप ऐसी समस्याओं से निकल पाएंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे मुकदमों में जो है फंस जाएंगे, निकलना आपके लिए भारी हो जाएगा। तो अपना होमवर्क प्रॉपर करो, जैसे इन लोगों ने करा। तो आपको वहाँ पर वकील तो अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आपके वकील प्रॉपर हैं, वो कानून समझते हैं और प्रिजम्पशन थ्योरी को समझते हैं, उन्हें कैसे रिब्यूट करना है, और इसके अलावा डिफेंस लाइन को वो प्रॉपर सेट कर पाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे मुकदमों को क्रैक करना भी जो है वो ईजी हो जाता है। तो कुल मिला के अलर्ट रहें, अवेयर रहें और अच्छे लीगल नॉलेज के साथ जो है केस में जो है प्रोसीड करें। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।